हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी का सेकेंड लेक्चर देखेंगे और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा मॉनेटरी पॉलिसी पे, जो फाइनल लेक्चर होगा। फिर मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग फिनिश करेंगे। आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स और उसके टूल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, उसको देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक जो भी था, डेफिनेशंस वगैरह, वो देख लिया था। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव थे मॉनेटरी पॉलिसी के कि क्यों किया जाता है ये, ठीक है, उसको देख लिया था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पहले देखेंगे, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, इसको कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, और आरबीआई कैसे करती है? अपने टूल्स यूज़ करके। ठीक है, क्यों करती है आरबीआई? तो मैंने बताया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज या डिप्रिसिएशन ऑफ मनी, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है। ठीक है, और ये टूल्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके टूल्स। आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप को देखते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसका दो टाइप है। ठीक है, एक है एक्सपेंशनरी और एक है कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशन से बना क्या? एक्सपेंशनरी, और कॉन्ट्रैक्शन से बना क्या? कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशन मतलब किसी चीज़ को बड़ा करना, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटे एरिया में लाना। ठीक, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का दो टाइप है। तो वर्ड से समझ में आ रहा है। एक्सपेंशनरी मतलब क्या होता है कि जब लेट्स से हमारा मनी सप्लाई, या ऐसे कहो, यहाँ पे बताता हूँ, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या होगा? जब हमारे इकोनॉमी में क्या होगा? स्टॉक ऑफ मनी कम हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे इकोनॉमी में स्टॉक ऑफ मनी कम हो जाएगा तो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशनरी। ठीक है ना, मतलब हुआ क्या? पैसा घट गया इकोनॉमी में। पैसा घट गया मतलब समझो कि बैंक के पास पैसा कम हो गया। बैंक के पास पैसा कम होगा, क्या होगा उससे? कि वो लोन कम देगी। लोन कम देगी तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास पैसा कम हो जाएगा। उनके पास पैसा कम होगा, इन्वेस्टमेंट वो कम करेंगे। इन्वेस्टमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसी को ठीक करने के लिए या इसी को चेक करने के लिए आरबीआई क्या करती है? उस केस में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। कब? जब स्टॉक ऑफ मनी क्या हो? कम हो, या ऐसे भी कह सकते हैं जब इन्फ्लेशन जो हो वो कम हो, या जब मनी एट बैंक्स में जो पैसा वो कम हो। इन सब केसेस में क्या है? आरबीआई क्या करती है? इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। किसके लिए? टू बूस्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आरबीआई क्या करती है? अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या करती है? एक्सपेंशनरी लाती है। अब सिंपल है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ला रही होगी तो आरबीआई कर क्या रही होगी? मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ कर रही होगी, मतलब बैंक्स को पैसा दे रही होगी, और बैंक्स क्या करेगा? उसको आगे फर्दर लोन देगा। ठीक है, तो बैंक्स को कैसे पैसा दे रही है आरबीआई? कैसे, क्या करती है? नोट नया छाप के दे देती है क्या? नहीं। या उसके पास कोई पड़ा हुआ पैसा उसको दे देती है? नहीं। तो वो सर्टेन टूल्स के हिसाब से वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह को इंक्रीज डिक्रीज करती है, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे टूल्स में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? जब मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मार्केट में सप्लाई जो है स्टॉक का वो कम हो जाएगा तो आरबीआई इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या करती है? फंड इन्फ्यूज़ करती है। ठीक है, इन्फ्लेशन जब कम हो जाएगा या बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो उसको बढ़ाने के लिए आरबीआई जो पॉलिसी यूज़ करती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उसका वाइस वर्सा। कॉन्ट्रैक्शनरी कब यूज़ करेगी? जब इकोनॉमी में क्या होगा? स्टॉक ऑफ मनी वो ज़्यादा हो जाएगा। इकोनॉमी में क्या होगा? स्टॉक ऑफ मनी ज़्यादा हो जाएगा। स्टॉक ऑफ मनी ज़्यादा होगा मतलब क्या होगा? इन्फ्लेशन
ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बैंक के पास मनी जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मतलब स्टॉक ऑफ मनी ज़्यादा है, बैंक क्या है, ज़्यादा पैसा दे दी, ज़्यादा पैसा देगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब सिंपल कि लोगों के हाथ में पैसा जो है ज़्यादा आ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा मतलब क्या कि खरीदार जो है, मान लो एक ये पेन है, ये 10 रुपये में बिक रहा था, सबके पास अभी 20 रुपये, किसी के पास 20 रुपये है, किसी के पास 50 रुपये, ज़्यादा पैसा है, तो कोई बोलेगा कि हमको ये 20 रुपये में दे दीजिए, कोई बोलेगा नहीं 50 में दे दो, हम 50 में ले लेंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो इसका जो वैल्यू एग्जैक्ट वो ना लग के उसको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब प्राइस राइज हो जाए, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाए, ये प्राइस कब बढ़ जाता है, जब पैसा स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केट में। तो उस समय क्या करती है आरबीआई, इसको रोकने के लिए कि पता चला कि एक जो पेन है जो 10 रुपये में मिल रहा था वो 50 रुपये में मिलने लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब 10 रुपये में मिल रहा था, उस मान लो कि एक इंडिया में जो है टोटल 5 आदमी का पॉपुलेशन है, तो अभी सबके पास, किसी के पास 10 रुपये, किसी के 5, किसी के पास 2, किसी का 1 और किसी के पास 3 रुपये है, ठीक है। तो ये पेन है, एक पेन, ठीक, इसका दाम जो है 2 रुपया था, तो ये तो नहीं ले सकता है, ये ले सकता है, लेकिन 2 रुपया दे के ये सिर्फ पेन तो नहीं खरीदेगा, इसको और भी कुछ करना होगा, तो उसके लिए खर्च करेगा। या 1 रुपया मान लो, ठीक है, तो 1 रुपया दे के तो ये सारा नहीं ले लेगा, लेकिन ये आदमी क्या है, ये 1 रुपया दे के खरीद सकता है, मतलब इस पेन के खरीदार क्या है, कम है। और क्या कम, या मतलब समझो 5 खरीद सकता है, लेकिन क्या होगा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक ही में खरीदेगा नॉर्मल इस केस में। लेकिन अगर इसी के पास हो जाए 5 करोड़ रुपया, इसके पास 2 करोड़, इसके पास 1 करोड़, इसके पास 5 करोड़ और इसके पास 4 करोड़, और इस पेन का नाम रख लो 1000 रुपया, 1000। अब क्या होगा, ये बोलेगा इसको चाहिए पेन, ज़रूरत इसको बोलेगा 1000 में दे दो, इसको भी चाहिए, ये बोलेगा हमको 5000 में दे दो, हम 5000 दे के ले लेंगे। तो क्या हुआ, क्यों, क्योंकि इसके पास मनी सप्लाई क्या है, बहुत ज़्यादा, इसके पास पैसा क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आरबीआई क्या करती है, इस केस को, इस आइटम के दाम को कंट्रोल रखने के लिए, मार्केट को कंट्रोल रखने के लिए, सब चीज़ स्टेबल रखने के लिए इससे पैसा खींच लेती है। कैसे खींचती है, अपने टूल्स को लगा के, ठीक है। तो इस टाइप के पॉलिसी को, जब पैसा मार्केट से आरबीआई को लेना पड़े, खींचना पड़ेगा, मतलब मार्केट से पैसा निकालना पड़ेगा ताकि मार्केट स्टेबल हो जाए, इन्फ्लेशन कम हो जाए, तो वैसे मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अंतर समझ में आ गया होगा एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी का। अब जो है, जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, टूल्स किसका, आरबीआई का। ये 2 तरह का टूल्स होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा क्या होता है, क्वालिटेटिव, ठीक है। 2 तरह का टूल्स है आरबीआई का, एक क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरा क्वालिटेटिव टूल्स। समझ में आ रहा है, क्वांटिटी का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, कुछ अमाउंट, ठीक है, जैसे 5 रुपया, 10 रुपया, इस टाइप का, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे 1 केजी आटा खरीद के लाए, 2 किलो मैंगो खरीद के लाए, तो वो क्या है, क्वांटिटी है ना। तो क्वांटिटी यही है कि अमाउंट में बात करेंगे हम लोग, कि आरबीआई कहेगी कि भाई इतना रुपया हमको मार्केट से खींचना है, मतलब अमाउंट, एक सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ अमाउंट उसको, तो दैट इज़ क्वांटिटी। क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव मतलब कि ये जनरली मोरल होता है कि भाई आप ऐसा काम करो क्वालिटेटिवली कि मार्केट से कुछ पैसा निकल के हमको आ जाए, ठीक है। तो ये 2 तरह का टूल्स है किसका, आरबीआई का। हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव क्या है, कौन कौन सा टूल है, सबसे पहला बैंक रेट। क्वांटिटेटिव टूल में सबसे पहला क्या है, आरबीआई का बैंक रेट। अब मतलब ये है क्या टूल्स, मैंने पहले बताया था, ये है छेनी, हथौड़ा, कुल्हड़ी, ये सारा चीज़ किसका, आरबीआई का, ठीक है। आपको अगर घर बनाना है तो घर बनाने के लिए टूल्स चाहिए ना, आपको हथौड़े की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वो कुदाल बोलते हैं, वो उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके हम लोग घर बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, घर बनेगा। उसी तरह आरबीआई क्या है, मार्केट को चलाने के लिए, मार्केट को स्टेबल रखने के लिए अपने हथियार यूज़ करता है, और उसका हथियार क्या है, यही हथियार है, क्या है, ये पहला हथियार है क्या, बैंक रेट। इसको देखेंगे कि अभी कैसे करेगा। दूसरा
रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? दूसरा। ये रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है, एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। एक रेपो रेट और दूसरा क्या है? रिवर्स रेपो रेट। तीसरा क्या है? MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। चौथा क्या है? SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और पांचवा क्या है? CRR, ठीक है, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। और यहाँ पर लिख देता हूँ सिक्स्थ, ये क्या है? OMO, क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सारा क्या है? RBI का क्वांटिटेटिव टूल। बैंक रेट, रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, RFC, इसका टाइप क्या है? मतलब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को हम लोग रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्यों वो अभी बताऊंगा। तीसरा क्या है? MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और चौथा क्या है? SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिफ्थ CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और सिक्स वन इज OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव टूल्स है RBI का। क्वालिटेटिव में बात करेंगे तो पहला क्या है? मोरल सुएशन, एक सेकेंड एक्सक्यूज में, ठीक, मोरल सुएशन। सेकंड क्या है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। और थर्ड वन इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। क्वालिटेटिव टूल क्या क्या है RBI का? मोरल सुएशन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स एंड रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो ये आप एक बार ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। तो ये दो तरह का टूल्स है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ओके। हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक रेट से। फर्स्ट वन इज बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट, ये बैंक रेट का मतलब ऐसे नहीं समझना कि हमारे जो कमर्शियल बैंक है उनका रेट नहीं। आप कभी कभी देखोगे कि जैसे SBI है, यूको बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, ये सारे बैंक्स हैं, डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स हैं। और SBI बोलेगी कि हम जो है 8% पे 8% पे होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ICICI बैंक बोलेगी कि हम लोग 7% पे दे रहे हैं, यूको बैंक बोलेगी कि हम लोग 9% पे दे रहे हैं, HDFC बोलेगी कि हम लोग 10% पे दे रहे हैं। तो सबका जो है बैंक रेट, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक ही काम के लिए, किसके लिए? होम लोन के लिए, वो क्या है? डिफरेंट है, लेट्स से, ठीक है। तो डिफरेंट कैसे है? क्यों है डिफरेंट? अगर ये बैंक रेट होता तो वो डिफरेंट नहीं होता, लेकिन वो डिफरेंट है। वो क्या है? उस पर्टिकुलर बैंक का एक इंटरेस्ट रेट है जो वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बता रही है, ठीक है। तो ये मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये बैंक रेट से ये नहीं समझना है कि कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट रेट। बैंक रेट एक्चुअली क्या है? ये RBI डिसाइड करती है। बैंक रेट क्या है? RBI डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है? ये है RBI, ये है बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, ऐसे समझो। ऐसे RBI क्या है और यहाँ पर क्या है? कमर्शियल बैंक। जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है? पैसा बैंक के पास आता है और बैंक उसको क्या करती है? लेंड करती है। तो RBI क्या करती है? बैंक को, ठीक है, ये क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है। RBI बैंक्स को क्या करती है? लोन देती है। और बैंक्स उसके अगेंस्ट में क्या देती है? इंटरेस्ट। RBI क्या करती है? बैंक को लोन देती है और बैंक्स इस लोन के अगेंस्ट RBI को क्या देती है? इंटरेस्ट। तो ये जो लोन दे रही है RBI बैंक को, वो एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पर देती है। तो दैट इंटरेस्ट रेट इज नोन एज बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट? इज अ रेट एट विच RBI lends to
कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को जो आरबीआई पैसा जिस रेट पे देती है, दैट रेट इज नोन एज बैंक रेट। आया समझ में? तो बैंक रेट क्या है? आरबीआई दे रही है बैंक्स को। अब ये समझो, मान लो हम आरबीआई हैं, आप बैंक हो, मैंने आपको इंटरेस्ट दिया है 6% पे, आपने मुझसे पैसा, क्यों बैंक्स लेती है पैसा? क्योंकि बैंक के पास उतना फंड नहीं है, लिक्विडिटी तो नहीं है, बैंक के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, और बाकी सारा पैसा कहाँ रहता है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई बैंक को देती है, बैंक बोलती है कि हमको इतने पैसे का ज़रूरत है, मेरे पास इतने कस्टमर, वी हैव टू गिव लोन्स टू द कस्टमर, और हम भाई उससे अर्न करेंगे एंड आई विल गिव इंटरेस्ट टू यू। बैंक्स कैसे इंटरेस्ट देती है आरबीआई को? क्योंकि बैंक क्या है, लेट से 6% पर आप, मैं आरबीआई हूँ, आप बैंक हो, मैंने आपको 6% पे लोन दिया, ठीक है, वो लोन कौन सा कहलाएगा? दैट इज़ बैंक रेट। अब आप क्या करोगे? दिस इज़ ऑन यू कि आप उस पर कितना एक्स्ट्रा लोन इंटरेस्ट चार्ज करो। आप क्या करोगे? 6% पे लिए हो तो आप किसी को भी ऐसे सोचो 5% पे दे सकते हो क्या? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप तो लॉस में हो जाओगे। आपको करना क्या? प्रॉफिट कमाना है। तो आप क्या करोगे? 6 के बजाय 8% पे दिए, 9% पे दिए, 10% पे, उसका भी एक लिमिट है, लेकिन 6% से ज़्यादा पे देंगे हम, ताकि क्या है, उस 6% के अगेंस्ट हम लोग को तो इंटरेस्ट देना है। हम अगर कस्टमर से 2-3%, 4% ज़्यादा नहीं लेंगे तो हमारा कमाई कैसे होगा? प्लस हमारा जो मेंटेनेंस है, हम जो सैलरीज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टाफ को, उस सारे स्ट्रक्चर को चलाने में, ठीक है। तो बैंक रेट वही है कि मिनिमम रेट, एक आपको ये मिनिमम फिक्स हो गया, ये मोरली भी आप नहीं कर सकते हो इससे डाउन। तो बैंक रेट जो है वो मिनिमम रेट है जिस पर आरबीआई आपको लैंड कर रही है। अब आप उसको लैंड करोगे उस पैसे को बाहर, तो आप क्या है, बैंक रेट से ज़्यादा ही पैसा लोगे, तभी तो आपका बैंक चलेगा, ठीक है। तो इसलिए बैंक रेट से ये नहीं समझना है कि ये कमर्शियल बैंक जो हमको लोन दे रही है वो उस पर वो रेट है, नहीं। आरबीआई जो बैंक्स को पैसा देती है जिस इंटरेस्ट रेट पे, दैट इंटरेस्ट रेट इज़ नोन एज बैंक रेट, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये फर्स्ट चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है? ये फॉर लॉन्ग टर्म ग्रेटर देन 1 ईयर, ये जो देती है आरबीआई बैंक्स को, ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए देती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा, क्योंकि 1 साल से जो कम देगी वो डिफरेंट रेट होता है, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बैंक्स को लोन दिया जाता है, ठीक है। अब तीसरा चीज़, अब इसको ये तो हम समझ गए देती है, लेकिन हम ये अगर बोलें, हम लोग तो मॉनेटरी पॉलिसी में यही ना पढ़ते आ रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है, टू रिगेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो ये कैसे स्टेबिलिटी इकोनॉमी को देगा, प्रोवाइड करेगा? तो ऐसे करेगा, मान लो स्टॉक ऑफ मनी जो है वो मार्केट में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, स्टॉक ऑफ मनी ज़्यादा हो गया, तो बैंक आरबीआई क्या करेगी? बैंक रेट को बढ़ा देगी। आरबीआई बैंक रेट को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। मतलब अब अगर आप मेरे पास पैसा लेने आइएगा तो हम बोलेंगे पहले 6% पे दे रहे थे, हम बोलेंगे नहीं 10% से कम पे नहीं देंगे। तो आप क्या, ऑटोमेटिक है कि आप नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आप मुझे से 10% लोगे, आप किसी को 12% पे होम लोन दोगे, अभी आप 7% पे दे रहे थे, अभी 12% पे, तो लेगा ही नहीं, डिनाई कर जाएगा कस्टमर। तो आप कस्टमर जब डिनाई कर जाएगा, आप पैसा लेके क्या करोगे? फालतू इंटरेस्ट रेट तो आप देने जा नहीं रहे हो आरबीआई को, ठीक है, तो आपकी कमाई होगी नहीं। तो उस केस में क्या होगा? स्टॉक ऑफ मनी जैसे बढ़ेगा, बैंक रेट इंक्रीज कर देगा। मतलब क्या? स्टॉक ऑफ मनी बढ़ा मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा मतलब स्टेबिलिटी घटी, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हुई। तो उसको स्टेबल करने के लिए, इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए आरबीआई ने क्या किया? बैंक रेट को बढ़ा दिया, ठीक है। तो आरबीआई जैसे बैंक रेट बढ़ाएगी, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? मार्केट का डाउन हो जाएगा, और मार्केट क्या, इकोनॉमी धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट टूल। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये क्या है? आरबीआई का टूल्स है टू मैनेज और टू कंट्रोल द स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट, ठीक है। कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर लॉन्ग टर्म दैट इज ग्रेटर देन 1 ईयर, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो बैंक रेट जो है ये है, मान लो बैंक रेट। अब बैंक, हम जैसे आरबीआई हैं, आपको मैंने पैसा दिया, ठीक है, किस रेट पे? बैंक रेट पे। तो आप जो पैसा किसी कस्टमर को दोगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेंडिंग रेट। तो वो क्या होगा? लेंडिंग रेट ज़्यादा ही होगा, बैंक रेट से कम तो हो ही नहीं सकता है। और आप क्या कोशिश करोगे कि डिपॉजिट रेट जो है वो क्या हो? कम हो। मतलब ये क्या है? लेंडिंग रेट, ठीक है। ये कौन लेंड करेगा? कमर्शियल बैंक्स। और ये क्या है? बैंक रेट। और ये क्या है? डिपॉजिट रेट।
मतलब अगर आपने 6% का लोन लिया है आरबीआई से, मैंने आपको 6% पे दिया, तो आप लेंड क्या है एटलीस्ट 8%, 9% जो भी है इससे ज़्यादा पे ही करोगे। और आप क्या चाहोगे कि डिपॉजिट रेट जो हो वो मेरा 5% हो, 4% हो। मतलब हमारे पास जो बैंक्स के पास जो पैसा अपना रखेगा, कैसे रखता है, एफडी में रखा या कासा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उसमें पैसा लेके अगर किसी कस्टमर ने रखा है तो आपको क्या करना पड़ता है, बैंक्स को उस पर लोन देना पड़ता है, सॉरी बैंक्स को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बैंक क्या चाहेगी, वो जो इंटरेस्ट रेट हो मेरा वो क्या हो, कम हो। किससे, बैंक रेट से। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का, मैंने इसलिए इसको लिखा है, ये आपको डायरेक्ट आ सकता है कि इस तरह से ऑप्शन दे देगा आपको LR BR DR दे देगा, LR DR BR ऐसे करके 4 ऑप्शन बना देगा। बताइए लेंडिंग रेट कौन सा सही होगा, तो ये लेंडिंग रेट हमेशा बैंक रेट से ज़्यादा होगा और डिपॉजिट रेट हमेशा बैंक रेट से कम होगा। ठीक है, तो ये क्या है, बैंक रेट। कोई दिक्कत। अब दूसरी चीज़, ये पहले समझ में आ गया इतना चीज़ बैंक रेट के बारे में। अब अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो थोड़ा सा देखो। अभी बैंक ने क्या कर दिया है, बैंक रेट जो है वो अलाइन हो गया है MSF के साथ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है उसके साथ अलाइन हो गया। ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है, कि मतलब ये जैसे जैसे चेंज करेगा ये उस हिसाब से चेंज करेगा। मतलब समझ लो रेपो रेट अगर 6% है, रेपो रेट, ये अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी यहाँ पे समझना है। रेपो रेट अगर क्या है 6% है तो 1 प्लस रेपो रेट वो क्या हो जाएगा 7%, और यही होता है MSF। ये आप लोग को डायरेक्ट याद भी रखना है कि MSF इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस रेपो रेट। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि MSF इज इक्वल टू 1 प्लस रेपो रेट। इसको रब कर देता हूँ। उसके बाद 2 प्लस रेपो रेट और 1 प्लस MSF इज इक्वल टू होता है बैंक रेट। ठीक है, इज इक्वल टू क्या, ये बैंक रेट। रेपो रेट में आप 2 जोड़ दीजिए या MSF में 1 जोड़ दीजिए तो वो आपका क्या हो जाएगा, बैंक रेट। तो मतलब क्या, ये अलाइन करने का मतलब कि अभी जो MSF का रेट होगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बैंक रेट हो जाएगा। कोई दिक्कत। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको भी ऐसे याद रखना है। तो मतलब अगर रेपो रेट है 6% तो MSF क्या हो जाएगा 7%, बैंक रेट क्या हो जाएगा 8%, 6 + 2 और 7 + 1। ठीक है, और एक चीज़ होता है रिवर्स रेपो रेट, वो कितना हो, वो क्या होता है रेपो रेट -1%। रेपो रेट -1 मतलब यहाँ पर अगर 6% रेपो रेट है तो ये क्या हो जाएगा 6 - 1 इज इक्वल टू 5%। ये रिवर्स रेपो रेट क्या, अभी देखेंगे। ये रेपो रेट एक्चुअली होता है जो RBI हमको लेंड करती है। RBI मतलब अभी समझ में आ जाएगा। 1 साल से ज़्यादा के लिए तो बैंक रेट, अगर 1 साल से कम हो जाएगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो। और एकदम ओवरनाइट मतलब 1 रात के लिए अगर ज़रूरत हो जाएगा तो वही MSF होता है, वो अभी बताऊँगा। ठीक है, तो रेपो रेट हम आपको RBI हैं, हम आपको लेंड करेंगे तो वाजिब है कि हम आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट पर लेंड करेंगे। अगर आपसे हम पैसा लेंगे, हम तो भाई शेर हैं, हम तो RBI हैं, हम तो तुमसे तुम्हारे दादा हैं, तो तुमको हम क्या देंगे, इंटरेस्ट कम देंगे। अगर हमको ज़रूरत पड़ गया तुमसे पैसा लेने का तो वो रेट क्या है, रेपो रेट। इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्या है कि एक ये नोट करके लिख लीजिएगा कि बैंक रेट जो है वो अलाइन हो गया है। अभी प्रेजेंट स्टेटस ये है कि बैंक रेट इज़ अलाइन टू MSF। कैसे, ऐसे, तो 1 प्लस MSF इज इक्वल टू बैंक रेट। ठीक है, कोई दिक्कत आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें, बैंक रेट और लिक्विडिटी विथ क्या बोलो, विथ एनी पर्सन या लिक्विडिटी, ऐसे समझो कि बैंक रेट और लिक्विडिटी के बीच का रिलेशन क्या है। तो वो ऐसे होता है, बैंक रेट
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी। लिक्विडिटी विद द पीपल ऑफ द कंट्री ऐसे लिख सकते हैं। बैंक रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी मतलब क्या, फिर से वही बात, लिक्विडिटी का मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा होना, ज़्यादा पैसा होगा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी घटेगी तो मतलब पूरा इकोनॉमी चरमरा जाएगा। तो आरबीआई क्या चाहती है, इन्फ्लेशन नहीं बढ़े। तो इन्फ्लेशन कब नहीं बढ़ेगा, जब उसका मार्केट का पैसा खींच लेगी, मतलब पैसा खींचना मतलब लिक्विडिटी को कम करना। तो लिक्विडिटी जब ज़्यादा होगा तो बैंक रेट क्या होगा, इन्वर्सली होगा। मतलब अगर लिक्विडिटी बढ़ेगा तो बैंक रेट उस रेट से क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगा अगर, तो बैंक रेट को क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा। लिक्विडिटी कम तो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के वाइस वर्सा चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये था हमारा बैंक रेट फर्स्ट। आया समझ में, एकदम ये कंफ्यूज नहीं होना है। बैंक रेट इज़ नॉट द रेट at which commercial bank lends to the customer. Bank rate actually is the rate at which RBI lend to the commercial bank. Okay, ठीक है। सेकेंड हम लोग पढ़े थे रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है, रेडी फॉरवर्ड और कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक क्या होता है, एग्रीमेंट। और रेडी फॉरवर्ड मतलब कि कोई भी चीज़ तैयार हो, कोई ऐसा चीज़ जो है बिल्कुल तैयार हो, उस पर एग्रीमेंट हो। ये रेडी क्या है, दो पार्टीज़ के बीच होता है। दो पार्टीज़ के बीच क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा, क्या, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे कि यस वी आर रेडी ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। तो रेडी फॉरवर्ड यही है बेसिकली। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, ये सब है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब क्या होता है आगे बताऊंगा ये। तो अगर आरबीआई के पास हम पैसा लेने गए, ठीक है, एक साल से ज़्यादा जब होगा टाइम, उसके लिए हम जब पैसा लेने जाएंगे तो उसको बैंक रेट बोलेंगे। अगर हमको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, लेट से 4 महीना 5 महीना के लिए हमको चाहिए और हमको पता है कि 4-5 महीने में हम लोग उसको वापस कर देंगे, तो उस समय जो इंटरेस्ट रेट हम लोग उस समय जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई को हमसे डिमांड करेगी, उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, वो हम लोग अभी देखते हैं। तो वो क्या है, किस पे होता है, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे। ठीक है, इसलिए ये क्या रेडी है, ऐसा चीज़ है जो रेडी है, वो आप दो, आपको उसके अगेंस्ट लोन मिल जाएगा। एकदम सिंपल ऐसा समझना है। जैसे हम लोग क्या है, अगर होम लोन लेना है तो हम लोग मॉर्गेज रखते हैं अपने घर को, घर के पेपर को, और बैंक क्या उसके अगेंस्ट हमको लोन देती है। तो सिंपल वही चीज़ है कि वो क्या है, एक रेडी चीज़ है और उस पर क्या है, एग्रीमेंट हुआ है। तो वही है रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये दो तरह का होता है, आपको ये याद रखना है। अगर पूछ दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि रिवर्स रेपो इज रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसे करके 4 चीज़ बना दिया जाएगा, तो रिवर्स रेपो क्या है या रेपो क्या है, रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक, पहला क्या है इसमें, रेपो रेट। ठीक है, फिर वही यहाँ पर क्या है, आरबीआई, यहाँ पर क्या है, बैंक। ऐसे आरबीआई बैंक को क्या कर रही है, लोन दे रही है, और बैंक उसके अगेंस्ट क्या दे रही है, इंटरेस्ट। तो फ़र्क क्या हुआ, बैंक रेट भी तो यही चीज़ था, लेकिन रेपो रेट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से कम के लिए when bank will take loan from RBI for less than 1 year is known as repo rate, but इतना सही नहीं, for less than 1 year against government securities के अगेंस्ट। मतलब और क्या है, मतलब आरबीआई से बैंक्स लोन ली 1 साल से कम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, रेपो रेट। लेकिन वो जो लोन लेती है उसमें क्या करती है, बैंक्स के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या हुआ कि मान लो भारत सरकार है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को एक रोड बनाना है किसी भी स्टेट में, उस रोड को बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, और भारत सरकार को अभी फंड नहीं है। ठीक है, हमारे पास, आपके पास पैसे हैं, और हमारा पैसा कहाँ है, बैंक में। ठीक, या समझो बैंक के पास, हमारा आपका ही पैसा बैंक के पास है, तो वो बैंक का भी तत्कालिक फंड है, या एफडी के फॉर्म में है,
कासा के फॉर्म में है, ठीक है। तो बैंक के पास मान लो पैसा है, गवर्नमेंट बोली कि हम जो है 5% पर आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब सिंपल समझो कि गवर्नमेंट मतलब सरकार, और सिक्योरिटी मतलब सरकार उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है आपको कि ये आपका डूबेगा नहीं भाई, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट क्या कि एक पेपर में आपको लिख के दी कि आप मेरे से एक ये बना दिया, एक ऐसे करके पेपर, इसका रखा कि 10,000 रुपये, मान लो कि 10,000 में हम आपको ये पेपर देंगे, ठीक है। और ये सिक्योरिटी इस पे किसका रहेगा? सरकार का। तो ये क्या हो गया? डूबेगा बिल्कुल नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? पैसा मार्केट से लेने के लिए, बैंक से पैसा लेने के लिए, ताकि वो कहीं पर इन्वेस्ट कर सके, वो क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है। और इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कौन डील करता है, कौन लेता है? आरबीआई और बैंक्स। आरबीआई फॉर द गवर्नमेंट, चूँकि आरबीआई क्या है? सरकार की बैंक है, ठीक है, सरकार के लिए काम करती है। तो सरकार जो है उसको फंड रेज कराने में आरबीआई मदद करती है। आरबीआई बैंक्स को बोलती है कि आप आइए हमारे से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदिए, और ये जो इंटरेस्ट रेट लगेगा आपको कम, मतलब हम आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट क्या है उसमें नॉर्मली ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। जैसा समझो बात को कि अभी आरबीआई के पास ऑप्शन क्या है कि आरबीआई अपना पैसा बैंक क्या करती है? अपना पैसा दो जगह लगाती है, एक तो कस्टमर को देती है और दूसरा आरबीआई में रखती है। तो कस्टमर भी इसको इंटरेस्ट देता है और आरबीआई भी इंटरेस्ट देती है, ठीक। अब मान लो आरबीआई के पास बार कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपया है, ये 50 रुपया लेंड कर दिया कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर को, और 50 रुपया रखा है आरबीआई के साथ। तो आरबीआई इसको मान लो 5% दे रही है, कस्टमर इसको 8% दे रहा है। अगर इसके पास ये ऑप्शन आ जाए कि इसको 8% मिलना शुरू हो जाए और इस पे सिक्योरिटी किसका रहे? गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये क्या सोचेगी बैंक? अरे 3% ज़्यादा मिल रहा है तो इसको छोड़ो। चूँकि कस्टमर अब मान लो लेने वाले नहीं हैं या लेने वाले भी हैं, तो बैंक क्या सोचेगी? ऐसे जगह पैसा लगाओ जहां पैसा आपका सेफ रहे। तो बैंक क्या करेगी? चाहेगी कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो सरकार का जो सिक्योरिटी पत्र है, उसको खरीद लें, ताकि हमको 3% इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिले, और दूसरा चीज़ क्या होगा? सिक्योर भी मेरा पैसा ज़्यादा रहेगा, डूबने का चांस ही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के पास है। तो वो बैंक्स क्या करेगी? आरबीआई से बोलेगी, अगर आरबीआई के पास है या उसके पास अपना है, तो वो कहेगी कि नहीं जाते हैं, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेंगे। तो यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है? बैंक खरीद के रखती है अपने पास, ठीक है। उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंक यूज़ करती है रेपो रेट के टाइम। मतलब जब बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत होगी तो बैंक क्या करेगा? आरबीआई के पास जाएगा, ठीक है। चूँकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तुरंत मान लो नहीं भंज रहा है, उसका सरकार उसको बोलिए कि हम 5 साल बाद आपको भंजाएंगे, ऐसे समझो। तो वो क्या करेगा? पैसा लेने कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास। आरबीआई को बोलेगा भैया मेरे पास देखिए ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, तो हम आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देते हैं, आप हमको उसके अगेंस्ट लोन दे दीजिए, ठीक। तो आरबीआई कहेगा ठीक है भैया, हम आपको इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन तो देंगे, लेकिन एक शर्त है। यहाँ पे भी एक केस है। क्या केस है? कि आपको इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाद में खरीदना पड़ेगा वापस हमसे। मतलब ये नहीं कि आप दे दिए और पैसा लेके चले गए, काम कर लिए, और हम ये झुंझुना बजाएंगे इस पेपर का, हम इस पेपर को नहीं रखना चाहते हैं। आपको क्या करना होगा? एक आगे के किसी डेट में आपको ये हमको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि किसी बाद के टाइम में इस रेडी फॉरवर्ड जो चीज़ है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको आप हमसे वापस खरीदिएगा, तभी हम आपको लोन मतलब देंगे। अभी किस रेट पे? रेपो रेट पे। तो बैंक कहती है कि ठीक है, तो फिर बैंक को आरबीआई रेपो रेट पे लोन देती है। समझ में आया? फिर से एक बार बता रहा हूँ, आरबीआई बैंक्स को लोन देती है, ठीक, किसके अगेंस्ट? उसको कुछ चाहिए ना सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट। लेकिन वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई रखती नहीं है, वो क्या बोलती है कि नहीं, आपको ये वापस बैंक्स को खरीदना पड़ेगा। तो मान लो 8 महीने के लिए रेपो रेट पर किसी बैंक ने आरबीआई से पैसा लिया, तो इस 8 महीने का जैसे टेन्योर खत्म हो जाएगा, इस बैंक को क्या करना पड़ेगा? अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो वापस खरीदना पड़ेगा। मतलब कि वापस आरबीआई को पैसा लौटाना पड़ेगा और अपना जो मॉर्गेज रखे हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उसको लेके जाना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं रेपो रेट। ये एग्रीमेंट समझ में आया? क्यों? क्योंकि क्या चीज़ का एग्रीमेंट हो रहा है? एग्रीमेंट ये हो रहा है कि आप जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हमारे पास रख रहे हैं एज मॉर्गेज, यू हैव टू टेक योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाद में। ये नहीं कि छोड़ के चले जाना, हम इसको रखने वाले नहीं हैं, ठीक है।
तो इसीलिए इसको बोलते हैं रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें सबसे पहला चीज़ है रेपो रेट। रेपो रेट आया समझ में? आरबीआई बैंक्स को लोन देती है। डिफरेंस क्या है रेपो रेट और बैंक रेट में? दो डिफरेंस है। पहला कि ये फॉर लेस देन 1 ईयर, और दूसरा अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, जो कि बाद में बैंक्स को वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपना आरबीआई से जाके खरीद के वापस लेना पड़ता है। तो दिस इज रेपो रेट। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो फास्ट चलते हैं। रिवर्स रेपो रेट, ये क्या है? रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का उल्टा। यहाँ पर क्या होता है? आरबीआई, यहाँ पर बैंक। ठीक है, अब देखो रेपो रेट में क्या हो रहा था? आरबीआई बैंक को पैसा दे रही थी। अच्छा ठीक है, फिर से ये है क्या? दोनों टूल्स है। तो हम अगर आपको ये पूछा जाए कि बताइए रेपो रेट कैसे हेल्प करता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई, इकोनॉमी को स्टेबल करने में, क्वेश्चन आपको ये आ जाएगा, लिखने ही आ जाए तो क्या आप बोलोगे कि रेपो रेट जो है वो एक टूल है आरबीआई का, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव टूल कहते हैं। वो क्या करता है, जब आरबीआई मतलब मार्केट में जब स्टॉक ऑफ मनी कम हो जाता है, कम कैसे होगा? इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। कैसे? बैंक के पास पैसा नहीं है, वो लेंड नहीं कर सकेगी, लेंड नहीं करेगी, आगे एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, आगे परचेजिंग पावर घट जाएगा, परचेजिंग पावर घट जाएगा तो इकोनॉमी चरमरा जाएगी। ठीक है, तो उस केस में आरबीआई क्या करती है? फंड इन्फ्यूज़ करती है। कहाँ? मार्केट में। ठीक है, तो फंड इन्फ्यूज़ किया तो क्या हुआ? बैंक्स पैसा लिया आरबीआई से और फिर मार्केट में फर्दर पैसा फ्लो हुआ और सारा चीज़ होता है। तो अब ये हम बताओगे, मतलब एक चीज़ समझो क्या होता होगा, ऐसा यहाँ पर समझो। ये रेपो रेट है और मार्केट में दो चीज़ होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा और इन्फ्लेशन कम। तो जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो रेपो रेट क्या हो जाएगा? आरबीआई बढ़ा देगी ताकि आरबीआई से कोई पैसा ले नहीं। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा? ज़्यादा कर दिया जाएगा ताकि आरबीआई से कोई पैसा लेने के लिए नहीं आए, ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी बढ़ जाए। और जब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा ताकि बैंक्स आके ईजिली क्या करे? आरबीआई से पैसा ले ले और वो पैसा मार्केट में इन्फ्यूज़ करे। तो इसी तरह से, तो ये एक टूल है और इस तरह से इस टूल को यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टूल ऑफ आरबीआई। ठीक, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट में बैंक्स जो है वो लोन देती है किसको? आरबीआई को, और आरबीआई इसके अगेंस्ट क्या है? बैंक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। समझ गए? उल्टा, वहाँ रेपो रेट में आरबीआई लोन दे रही थी, यहाँ बैंक्स लोन देगी। बैंक्स लोन क्या देगी? इसका बेसिक मतलब ये है, दो केस हो सकता है कि आरबीआई को पैसा चाहिए। आरबीआई को कब पैसा चाहिए? जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मेनली ये इसलिए किया जाता है ताकि मार्केट से पैसा ले लिया जाए। अगर आरबीआई ये कहेगी कि हम आपको 5% पे आपके पैसे को ले लेंगे, ठीक है, तो अब फिर से बात वही है। बैंक के पास दो ऑप्शन है लेट्स से। एक ये ऑप्शन है कि हमको एज अ कस्टमर बैंक पैसा दे सकती है, और दूसरा क्या कर सकती है कि आरबीआई को पैसा दे। हम भी बैंक को इंटरेस्ट चुकाएंगे और आरबीआई भी इंटरेस्ट चुकाएगी, लेकिन मेरे इंटरेस्ट चुकाने में और आरबीआई के इंटरेस्ट चुकाने में फ़र्क है। हम जो इंटरेस्ट चुकाएंगे उसमें बैंक्स को क्या है? एक खतरा है कि कल को हम एनपीए हो जाए, मेरा ये लोन ख़राब हो जाए। ठीक है, लेकिन जो आरबीआई है वो तो एकदम सिक्योर है। तो बैंक क्या चाहेगी कि हम कहाँ पैसा रखें अपना? आरबीआई को। जब उसको इंटरेस्ट से ही कमाना है तो वो कोशिश करेगा कि हम आरबीआई को पैसा दे दें ताकि वहाँ से हमको पैसा मिल जाए। तो क्या हुआ? अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है, बैंक के पास पैसा ज़्यादा है, तो बैंक क्या करेगी? वो पैसा आरबीआई को जाके दे देगी, रख देगी, और आरबीआई उसके अगेंस्ट क्या देगा? उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। तो ये क्या है? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में क्या हुआ? आरबीआई लोन ले रही है किससे? बैंक से, और इंटरेस्ट उसके अगेंस्ट दे रही है। ये कब करेगी आरबीआई? जब इन्फ्लेशन क्या होगा? मार्केट में ज़्यादा होगा। तो मार्केट से पैसा को वापस खींचने के लिए आरबीआई क्या करेगी? रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी ताकि बैंक्स जो है सारा पैसा क्या करे? आके आरबीआई के पास रख दे,
और मार्केट से पैसा निकल जाए ताकि इकॉनमी स्टेबल हो जाए। आया समझ में? तो ये है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का कंसेप्ट। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए आज मतलब यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद देखेंगे। तो ये समझ में आया? तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको अदर जो टूल्स है आरबीआई को उसको देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।